को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को। जन्नती लड़की किस्त नंबर 11। अरूसा उसका खून चूसने में मसरूफ़ थी। उसके होंठों के किनारे से खून रसकर बह रहा था। देखते ही देखते वो लड़का पूरा नीला पड़ गया। जब उसकी मुकम्मल जान निकल गई तो अरूसा ने वहीं एक कब्र में उसे दफना दिया और वापस घर की तरफ निकल खड़ी हुई। अभी भी उसको 6 शिकार और करना थे। अरूसा अपने बिस्तर पर सो रही थी कि कमाल साहब ने एक आवाज़ लगाई, अरूसा बेटा अब उठ जाओ, नाश्ता कर लो, शायद तुम्हें अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू करनी चाहिए। वो टेबल पर प्लेटें लगाते जाते और मुस्कुराते चेहरे से अरूसा को आवाज़ें लगाते जाते। अरूसा उठी और नीचे आ गई। वो बहुत कोफत महसूस कर रही थी, मगर उसे यह ड्रामा अभी करना ही था जब तक कि हिंदू आमिल और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। अरूसा ने सामने पड़ा सियासीजिज़ का पैकेट उठाया और उसे खाने लगी। कमाल साहब हैरत से उसे देख रहे थे। फिर वो कहने लगे, हैरत तो है बेटी, अचानक से तुम्हें ये किसे पसंद आने लग गए? तुम्हें तो ये सख्त नापसंद थे। अब वो काला बिल्ला क्या बताता कि गोश्त के लिए तो मरा जाता है। फिर वो ऊपर गया और लिबास तब्दील करके निकल गया। वहाँ अरूसा की दोस्त आरिफा उसे देखकर चूक गई। वो उसकी तरफ लपकी, हाय मेरी जान, कैसी हो, किधर थी? मैंने उस दिन के बाद बड़े फ़ोन किए मगर अंकल कहते थे कि तुम बीमार हो, बात नहीं कर सकती। अरूसा हाँ बस तबीयत ख़राब थी और आगे बढ़ने लगी। आरिफा अरूसा की इस तरह के जवाब से बेहद हैरान थी। वो उससे मिलते हुए बिल्कुल पुरजोश नहीं थी। नहीं उसने दिलावर के बारे में कुछ पूछा था। दिलावर जो कि अपने गांव जा चुका था क्योंकि उसकी वालदा वहाँ शदीद बीमार थी और वो पिकनिक के बाद बस एक दिन ही कॉलेज आया था और अब शायद जल्द वापस आने वाला था। खैर छुट्टी हुई तो अरूसा वापस घर के लिए निकल गई। घर आने तक अरूसा को शदीद तलब हो रही थी कि वो कुछ गोश्त खाए। उसने फ़ौरन जाकर फ्रिज खोला, ऊपर वाले खाने से गोश्त निकाला। फिर उसने इधर उधर देखा और गोश्त की तीली निकाल कर कच्चा ही खाने लगी। गोश्त के हलक से नीचे उतरते ही उसने सुकून से आंखें बंद की, जैसे कि उसकी तलब पूरी हो गई हो। अरूसा रोज़ रात किसी न किसी का शिकार करने निकल जाती और अब तक वो और 4 शिकार कर चुकी थी। अब अरूसा को 3 शिकार और करने थे कि सुबह सुबह अरूसा नीचे बैठी थी कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। कमाल साहब ने दरवाज़ा खोला तो सामने मैमूना आपा खड़ी थी, जो कि कमाल साहब की दूर की कज़न थी। काफ़ी अल्लाह वाली और नेक औरत थी। कमाल साहब ने सलाम किया और खुशी खुशी उन्हें अंदर आने का कहा। उनके साथ एक नौजवान भी था। उसने भी कमाल साहब को झुककर सलाम किया। मामू जान क्या हाल है? वो मैमूना आपा का बेटा था। अरूसा अभी तक अपनी कुर्सी पर ही बैठी थी। उसने पलट कर देखा, अब तक वो दोनों अंदर आ चुके थे। मैमूना आंटी की नज़र पहली बार अरूसा से मिली और अरूसा ने झिझकते हुए फ़ौरन नज़रें हटा ली। मैमूना आपा परेशान होते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर वो उठकर तेज़ तेज़ ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमाल साहब ने आवाज़ भी लगाई, अरे अरूसा पप्पू से मिल तो लो, मगर वो ऊपर की तरफ बढ़ती रही। फिर कमाल साहब बोले, शायद कोई काम याद आ गया, अभी आ जाएगी। मैमूना आपा, कमाल भाई बच्ची की तबीयत तो ठीक है ना? कमाल साहब, जी जी आपा बिल्कुल, क्यों खैरियत? मैमूना आपा ने हंसते हुए बात टाली, नहीं नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी। ऊपर अरूसा अपने कमरे में बेकरारी से इधर उधर टहल रही थी। ये कहाँ से आ गई? वो अपने आप में बड़बड़ाई, काम मुश्किल हो गया है अब। कमाल साहब, मैमूना आपा और फरजान बैठकर आपस में बातें करने लगे। कमाल भाई माजरत, सुबह सुबह आपको तंग किया। बस दरअसल हम तो अपने शहर जा रहे थे कि यहाँ स्टेशन पर पहुँचे तो पता चला कि आगे ट्रेनें नहीं चल रही, कल तक के लिए बंद है, तो सोचा चलें आपसे मिलते चलें। कमाल साहब मुस्कुराए, बहुत अच्छा किया आपा, आएँ नाश्ता करें। मैमूना आपा इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए, खैरियत तो है? भी आपा नज़र नहीं आ रही। कमाल साहब हड़बड़ाते हुए, वो गई हुई हैं, उन्हें कुछ काम था अपने गांव में। मैमूना आपा, ओह अच्छा, खैर है? दोपहर तक अरूसा नीचे नहीं उतरी तो कमाल साहब परेशान होकर ऊपर की तरफ जाने लगे। अरूसा के कमरे का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, अरूसा बेटी, अरूसा बेटी। काले बिल्ले ने अंदर से अरूसा की आवाज़ में जवाब दिया, जी बाबा। क्या बात है बेटा? पप्पू आई हैं, तुम मिलने नहीं आई? मिल लूँगी बाबा, अभी मेरी तबीयत ख़राब लग रही है,
کمال صاحب کے ذہن میں فوراً اس ہندو عامل کی بات آئی کہ کچھ بھی ہو جائے عروسہ کو پریشان مت کیجیے گا۔ وہ فوراً سیڑھیاں نیچے اتر گئے۔ اب عروسہ عجیب شش و پنج میں تھی، شام ہونے کو تھی اور اسے گوشت کی شدید طلب ہو رہی تھی کہ وہ جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میمونہ بی بی سے اس کا سامنا ہوا تو وہ پکڑی جائے گی، کیونکہ انہیں پہلی بار دیکھ کر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بے حد پہنچی ہوئی خاتون ہے۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھی اپنے ہی جسم پر ناخن نوچ رہی تھی۔ اسے کسی بھی صورت خون اور گوشت چاہیے تھا کہ اسے سامنے فرش پر ایک گونس نما بڑا چوہا جاتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے فوراً منہ کھولا اور اس کے منہ سے ایک لمبی زبان نکلی اور ایک لمحے میں اس چوہے کے گرد لپٹ گئی۔ اس نے زبان واپس کھینچی اور چوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خوش ہو کر دیکھنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ سے چوہے کو پکڑا اور زور سے کھینچا اور اس کو مزے لے لے کر چبانے لگی۔ اس کا خون پورا اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ رات تقریباً 1 بجے عروسہ نے واپس وہی عبایا پہنا اور نکل پڑی اپنا 5واں شکار کرنے۔ ابھی وہ نیچے صحن تک ہی پہنچی تھی کہ فرزان کی نظر اس پر پڑی جو پون پر اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اندھیرا کافی تھا تو اسے صرف کوئی دروازے سے باہر جاتا دکھائی دیا۔ اس نے مارے تجسس کے فون بند کیا اور آہستہ آہستہ اس سائے کے پیچھے گھر سے نکل گیا۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔